बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची से रिलेटेड टॉपिक की। कराची में जो हादसात है, ट्रैफिक हादसात, वो बढ़ रहे हैं, बढ़ने का, ख़त्म होने का एक तरीके से नाम नहीं ले रहे। बढ़ते हुए हादसात का जो मेन वजह है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो बताया जा रहा है। उसी सिलसिले में आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। जलाओ गिराओ और दीगर जो संगीन दफात है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे के बाद को जेल कस्टडी जो है वो कर दिया गया, जिसके बाद आज आफाक अहमद साहब की जो है वो रिहाई बेलेबल जो है वो हुई है रिहाई, और वो बाहर आ गए हैं। आते ही साथ जो लवाहिकीन हैं जो हादसात में ज़ख्मी हुए हैं उनके घर पे जो है वो पहुँचे हैं। उसके बाद जो हादसात हैं, अगर हम बात करें तो 2024 में 775 के करीब जो है वो हादसात में जो है वो पेश आए हैं, जिसमें जो है वो कुछ लोग ज़ख्मी और कुछ अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 महीने का अरसा हुआ है, तो 119 के करीब जो है वो वाक़यात में 119 के करीब जो है वो जो बंदे हैं वो जो है वो जाबाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं फैसल रफ़ीउद्दीन साहब, महाजर कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। जबकि स्टूडियो गेस्ट हमारे साथ सलीम सचवानी साहब पीटीआई से इस वक्त मौजूद हैं। पहले मैं सलीम साहब के पास आऊँगा। सलीम साहब, फरमाइएगा, ये जो फिगर है 2024 में 775 और अब 2025 में सिर्फ 2 माह में 119 के करीब ट्रैफिक हादसात में लोग जान की बाजी उनकी गई है और लोग ज़ख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे सर, ये प्रॉपर मैकेनिज़्म जिसका नहीं बन पा रहा या हुकूमत की नाअहली है? और ये अदाद शुमार तो बहुत कुछ जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। देखिए, ये हमारी हुकूमतों के जो इदारे हैं जिनसे सिर्फ एक अपना करप्शन के हिस्सा वसूल करने की हद तक महदूद कर दिया गया है। जैसे हमारा SBCA का इदारा है, आप देख लें, बिल्डिंगें बन रही होती हैं, बिल्डिंगों की तामीरात में हैवी हायराज भी बन रही होती है, मगर पार्किंग का जो है ना मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता है। जब पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता तो गाड़ियाँ वगैरह रोडों पर और साइडों पे खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक का जो रवान या ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी मुतासर होता है और हादसा जो है वो बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखें तो रोड्स जो हमारे बनाए जा रहे होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो भी आज के हिसाब से बनाई जा रही होती है। ऐसा नहीं सोच रहे होते कि आज हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं तो 10 साल के बाद हमारे पास इतनी गाड़ियों का मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो वो आने वाले 10 साल को या आने वाले 20 साल को या आने वाले 25 साल को या आने वाले 50 साल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने ट्रैफिक के जो है वो मुनज़्ज़म करें, उस हिसाब से रोड्स की तामीर करें, इस हिसाब से हम एक ट्रैफिक प्लान बनाएं कि आइंदा आने वाले 50 साल तक जो है हमारे शहर को ट्रैफिक के मसले मसाइल नहीं होंगे। मगर यहाँ ट्रैफिक कहाँ, आप देख लें, पानी और सीवरेज तक का इंतजाम नहीं दिए गए हैं शहर को, इस मुल्क को, कि हम कह सकें कि जो है वो आवाम को जो है कहीं किसी एक शोबे में सहूलत है। सरकारी इदारे जो है वो बदमाश बने, वो आवाम की सहूलियत के लिए नहीं, सिर्फ आवाम का खून निचड़ने के लिए, आवाम का गला दबाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। जब इस तरीके से इदारे चलाए जाएंगे, इस तरीके से तो हुकूमतें अपनी हुकूमतें चलाई जाएंगी, तो आपको पता है ये इस तरह के वाक़यात जो है वो बहुत मामूली चीज़ है। इस शहर में तो इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। आपके सामने है जो अर्गमान वाला वाक़या है, वो मंशियात से रिलेटेड है, अब वो मंशियात कहीं और से आ रही है। इसके अलावा आप देखें तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तक में मंशियात पहुँच चुकी है और ये बुराई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बुराई को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। यानी यूँ समझ लें कि अगर इस शहर के अंदर हम कहें ना कि आज से 40 साल या 50 साल पहले ये जो है वो एक मंशियात और दीगर जो हादसा थे वो कम थे। अच्छा, ट्रैफिक के मामलात की अगर हम बात करें सलीम भाई, तो इस तरीके से ट्रैफिक के मामलात और ट्रैफिक का जो मैकेनिज़्म है वो इतना डिस्टर्ब है। पीक आवर्स में ट्रैफिक जो है वो इतना जाम होता है, लोग जो है वो अपनी मंजिल तक इतने ताख़ीर से जो है पहुँचते हैं, चाहे वो ऑफिस हों चाहे वो घर हो। पीक आवर्स में ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद तो होते हैं, मगर वो जाहिर सी बात है उनकी नफरी कम है, उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उमूमन पीक आवर्स में जो ट्रैफिक के चालान करने का जो आला हुकाम ने मना किया है, ट्रैफिक चालान करते हुए ट्रैफिक एहलकार नज़र आ रहे होते हैं। जी, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखें, अगर 50 साल पहले जो हादसा हो रहे थे तो होना तो ये चाहिए था कि 50 साल पहले जो मुल्क के अंदर मंशियात बिक रही थी या 50 साल पहले जो हादसा हो तो उसमें कमी लाई जाती।
अब उसमें कमी आपने नहीं देखी, अब मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपने वालिद साहब से पूछें कि 50 साल पहले ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता था, अगर ट्रैफिक उस वक्त सिग्नल भी कुछ काम करते तो ट्रैफिक पुलिस वाला सिर्फ एक पुलिस वाला रोड के बीच में खड़ा होता था और चारों तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करता था और ट्रैफिक उसके हुक्म के ताबे होती थी। बिल्कुल। और आज आप देख लें 4-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता हम ट्रैफिक को किस तरीके से, कभी दोनों बेचारे इस तरफ भाग रहे होते हैं, कभी दोनों इस तरफ भाग रहे होते हैं, मगर 4-5 खड़े होने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि इनको तरबियत की कमी है। बिल्कुल। इनको जो तरबियत होनी चाहिए वो नहीं है। आप दीगर डेवलप कंट्रीज में या किसी ज़्यादा दूर नहीं, हम श्रीलंका और इधर भी देखेंगे, नज़दीक के हमारे जो ममालिक हैं पड़ोसी जो इतने डेवलप नहीं है, उनको भी आप देखेंगे तो वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मेन शहरों पे जहाँ ट्रैफिक सिग्नल हर सूरत में काम करना चाहिए, वहाँ पे भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते हैं। बिल्कुल। और फैसल साहब के पास में आऊंगा। फैसल साहब फरमाइएगा कि आफाक अहमद साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है और जो इल्ज़ामात थे उसमें जो है वो गिरफ्तार किया था और अदालतों में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जो है वो कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिले, इसकी वजह से उनकी रिहाई जो है मुमकिन आई। तो क्या समझते हैं कि और आते ही साथ आफाक साहब ने विजिट किया है लवाहिकीन के घर का, और अभी क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आप जो है वो अगला आप लोग का लाएअमल क्या होगा? असल में अगला लाएअमल तो कल चीफ साहब जो हैं वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे 5 बजे, तो वो तो सब पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये साहब एक बात कर रहे थे, मसला ये है कि ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है उसका जो सियासी विंग है ना, जो पाकिस्तान पुलिस है, सिंध पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है, इन और जो ठेका माफिया है, इन सब की जो प्रायोरिटीज़ हैं वही चेंज हो गई हैं। ये रोड्स तो बना रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे बना रहे हैं कि कराची में पानी की लाइन्स डालने को जिम्मेदारी नहीं समझते क्योंकि इनको टैंकर्स की सूरत में ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, पानी बिकता है, तो वाटर लाइन्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर रोड्स का हाल आपको पता ही है क्या हो गया। तो ये तो मसाइल की जड़ जो है ना ये मौजूदा हुकूमत है। अच्छा फैसल साहब, आज भी जो है वो वाकया रुनमा हुआ ट्रैफिक हादसे में कई जाने जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे ही जा रही हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने एक हिकमत अमली बनाई, मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो हिकमत अमली भी नाकाम दिखाई दे रही है। हादसात तब भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। सर वो कोई हिकमत अमली नहीं है, वो ये जो आफाक भाई की जद्दोजहद है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक बस आप कह लीजिए कि मीडिया को दिखाने के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है। और गाड़ियों पे आप लोगों ने अभी कोई मुलाकात की है डंपर जो एसोसिएशन है उनके जो है वो रहनुमाओं से, उनके सदर से कोई ऐसी मुलाकात की है वापसी आफाक साहब के आने के बाद? और आप लोग का 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफाक साहब करने जा रहे हैं उसमें क्या लाएअमल होगा? जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाएंगे या थोड़ी सी जद्दोजहद दोबारा जो है वो की जाएगी, आवाज़ उठाई जाएगी और फिर बैकवर्ड की तरफ जो है वो आप लोग चले जाएंगे? नहीं, बैकवर्ड तो कुछ भी नहीं है, हमारा बैकवर्ड भी क्लीन है। और दूसरी बात यह है कि हर वो काम किया जाएगा जैसे कीमती जाने ज़ाया ना हो। फैसल साहब, अगर हम अदाद-ओ-शुमार की हम बात करें तो 2024 में 775 के करीब जो है वो हादसा रुनुमा हुए, जिसमें जो शहरी हैं वो ज़ख्मी और अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे, और अभी जो फिगर है वो 119 तक जो है वो पहुंच रहा है। तो आप लोग क्योंकि कराची बेस्ड जमात है और कराची वालों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, और आवाज़ उठाने की जो सज़ा है वो भी इस वक्त आफाक साहब ने भुगती है, तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से जो है वो आप लोग का लाएअमल क्या है, आप लोग की पॉलिसी अब क्या नज़र आ रही है, आवाम जानना चाहती है? सर लाएअमल के बारे में तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो कल 5 बजे जो हमारे चीफ चेयरमैन है वो खुद ही वो अनाउंस करेंगे, तो उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। और अभी बस हम तमाम जगहों से फारिग होकर घर पहुंचे ही हैं, घर में एंटर हुए तो आपका कॉल आ गई, आपसे बात हो रही है। अच्छा, उस्मान और आतिफ के घर पे जब गए तो वहाँ पे क्या जो है वो बात हुई? लवाहिकीन ने इज़ारे आपने आफाक साहब ने इज़ारे हमदर्दी किया? बिल्कुल उन लोगों का रवैया ऐसा था जैसा कोई बाप नुमा सिफत आ गई हो, और उन्होंने उससे बात भी की, काफ़ी रोए भी, काफ़ी उसका इजहार भी किया, अपनी उसकी बेबसी का भी इजहार किया उन्होंने। एक की तो FIR ही नहीं कट रही है, पिछले कोई 15 दिन से कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो ये जो लोग हैं, 62 शख्सियात हैं जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता और अवाम जो है वो हादसे का शिकार होने के बावजूद रुल रहे होते हैं बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सलीम भाई, ये बताइएगा कि
क्यों आज जो है वो बासर लोगों की इतनी जो है वो मुदाखलत होती है कि एफआईआर तक जो है वो जो बेसिक जो है वो इंसान का हक है एक बेसिक की एफआईआर करवाना, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्यों आवाम को दूर कर दिया जाता है? पुलिस न्यूट्रल हो, मेरिट पे हो ना, किसी सियासी जमात का कोई विंग ना हो, तो तमाम चीजें अच्छी लगती है जो आप कह रहे हैं। जी ठीक, मैं सलीम साहब के पास आऊंगा। सलीम साहब जी फरमाइए। देखिए, असल में आप देखें ना तो दीन से दूरी जो है ना उसका बेसिक सबब है। हमारी दीनी तालीमात तो इंसाफ कायम करने को कहती है। आप देख लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा किया और उसके बाद में इस्लाम को फैलाया, तो उसमें सबसे अहम जो उन्होंने कायम किया वो निज़ाम इंसाफ कायम किया। इन्होंने कोई हाईवे या मोटरवे या ये नहीं बनाए थे, निज़ाम इंसाफ कायम किया। तो उसी निज़ाम इंसाफ के तहत पूरी दुनिया के अंदर जो है ना लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया और 70 से ज़ायद ममालिक में जो है खिलाफत कायम हुई और मुसलमान जो है वो जोग दर जोग दीन में आए। तो निज़ाम इंसाफ और निज़ाम इंसाफ की बेहतरीन मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से दी थी कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत, यानी उनकी मिसाल दे के उन्होंने कहा कि वो भी अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दी। आज आप देख लें तो किसी अमीर शख्स को आप उफ करें तो वो आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देगा। अच्छा सलीम साहब, ये फरमा दिएगा जैसे कि आफाक साहब क्योंकि कराची बेस्ड जमात हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और अब जो है वो उनकी रिहाई जो है वो हो गई है। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से सलीम साहब पीटीआई कराची की आवाम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? वो सिर्फ वफाक तक क्यों जो है वो मुख्तस रहती है? इतना बड़ा हादसा, ये रोज़मर्रा के हादसात हैं, इस पे कम से कम कराची की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसको नहीं चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करे और हुकूमत से जाके जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए? पिछले प्रोग्राम में भी जब हादसा की बात की थी तो उसका हादसा का जवाब पीटीआई की तरफ से मैंने दिया। तो जिस भी प्रोग्राम में पीटीआई के जो भी नुमाइंदे होते हैं उनसे बात की जाती है तो वो उस पर अपनी राय भी देते हैं और तबसरा भी करते हैं। अब ये अलग बात है कि वो रोड पे आके इस रैली नहीं निकालें इसके खिलाफ या ये नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई एक मामूली सी बात पे भी रैली निकालती तो दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हो जाते हैं। बाकी जो है वो कोई भी कुछ कर ले उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पीटीआई का कोई भी बंदा अगर कुछ भी रैली या जलसा या जुलूस करने जाता है तो उसको बहुत से पीटीआई का एक बड़ा वोट बैंक है कराची। जी बिल्कुल। और कराची के जो इश्यूज हैं वो एक्सपेक्ट करती है आवाम के पीटीआई या कराची को ओन करने वाली जो जमातें हैं वो उनकी आवाज़ बने और उनके लिए जो है वो मुकदमात दर्ज। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क का और शहर का जो है ना वो है तालीम से दूरी, तालीम की कमी है, जिसके ऊपर पीटीआई ने 3.5 साल दौर में अच्छी खासी काविशें की। इन्होंने जो है ना वो यकसा तालीमी निज़ाम के लिए भी कोशिशें करी, कामयाबी नहीं, मगर ये फर्स्ट टाइम 75 साल तारीख में था कि किसी ने कोशिश की कि हम यकसा तालीमी निज़ाम ले आएँ जो मदरसों के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ने वाले के लिए भी वही निसाब हो, उसके अलावा जो गरीब से गरीब बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसको भी वही निसाब मिले। और ये चीज़ इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार नहीं कर सके थे 3.5 साल में, मगर आने वाले दौर में वो करेंगे। और सबसे जो हर मसले का जो हल है ना वो निज़ाम इंसाफ है और तालीम। ये दोनों चीज़ें जब तक हमारे पास हम इसको नहीं कर लेते हैं तो हम सिर्फ ये इसी तरह रोते रहेंगे, वो हम पे मुसलत रहेंगे, हमें लड़ाते रहेंगे, हमें उलझाते रहेंगे। आपने बात की कराची की आवाज़ उठाने के लिए अगर पीटीआई निकलती है तो उनके खिलाफ मुकदमात दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो निकलती है प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी एस्पेक्ट से जो है वो अगर पीटीआई निकलती है तो ऐसा क्यों जो है वो पीटीआई को क्या दीवार से लगाया जा रहा है? उनके साथ जो है वो उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा? आपने 26 नवंबर को देखा होगा कि जिस बहिमाना तरीके से गोलियां चलाई गई, जिस बहिमाना तरीके से सैकड़ों हलाकत व जख्मी हुए, इस तरह 9 मई पिछले साल आपने देखा कि किस बहिमाना तरीके से 24 अफराद को कत्ल भी किया गया पीटीआई के और मुकदमा भी पीटीआई के ऊपर डाले गए। और किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कोर कमांडर के घर के अंदर में 25 अफराद जो घुसे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो 50 से ज़ायद जो है ना कोर कमांडर के जो गार्ड थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो कौन से खेतों में थे? किसने हटाया था उनको उस टाइम पे? मैं तो आपको फिर रिपीट करूंगा आपके प्रोग्राम में कि वो कोर कमांडर साहब की जान लेने की कोशिश थी। अच्छा जिसको मोहतरमा यास्मीन राशिद और इमरान खान की बहनों ने नाकाम बनाया, जिन्होंने बाहर खड़े रह कर उन्होंने लोगों को रोका कि आप अंदर नहीं जाएंगे। अगर वो अंदर जाते, अगर लोगों का हजूम अंदर जाता तो कौन जेब से ब्लड साइलेंसर लगी पिस्तौल से फायर करके इनकी जान ले लेता? कोई नहीं जान सकता था। और एफआईआर इमरान खान के ऊपर कट जाती। ये तो यास्मीन राशिद साहिबा और अलीमा साहिबा के कारनामा था कि उन्होंने वहाँ घर में जाने से लोगों को रोक दिया और 20-25 अफराद अंदर घूम रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। और यही वजह है कि पीटीआई का खान साहब का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि जो है 9 मई
और 26 नवंबर के जुडिशल इंक्वायरी करा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो और लोगों को मालूम पड़े कि कौन जो असल जिम्मेदार है, किन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब की, किन्होंने हुक्म दिया कि खान साहब को जो है वो जालमाना तरीके से गिरफ्तार किया जाए धक्के दे के। तो ये सारी चीज़ें कौम को मालूम होनी चाहिए और कौम का हक बनता है जिसको जो हक को दबाया जा रहा है और ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। पीटीआई इंसाफ मांगती तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। सलीम साहब, अगर हम बात करें ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक बेसिकली ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो दरमरम है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीटीआई जो है वो नहीं निकलती अगर जो है वो प्रोटेस्ट, अगर आपने बताया कि अगर वो निकले तो उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। मगर एक तरीके से सोशल मीडिया पे की कैंपेन, जैसे सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है पीटीआई का, वो चाहते तो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक एक कैंपेन आगाही मुहिम भी चला सकते थे, एक पॉजिटिव तरीके से जो है वो पॉजिटिव अंदाज से लोगों को अवेयरनेस दे सकते थे। मगर पीटीआई की जानिब से इसके ऊपर कोई मुद्दा जो है वो बनाया ही नहीं गया। सर, मुद्दा इसके ऊपर आप जब आप किसी भी प्रोग्राम में देख लें, जिस भी प्रोग्राम में सवाल किया गया होगा, पीटीआई की तरफ से इस पर आवाज़ उठाई गई होगी। इसके जो गलत काम हो रहे हैं, जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, उस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, सिस्टम को मज़ीद बिगाड़ने पे तवज्जो दी जा रही है। अब देख लें, भी आपने कहा कि भाई पिछले साल जो है ना ये इतने वाक़यात होते हैं और 2 महीने में जो एवरेज आ रहा है उस हिसाब से इस साल के एंड तक पिछले साल के मुकाबले में और ज़्यादा वाक़यात होंगे। तो जब तक ये सिस्टम के बिगाड़ने वाले जो लोग हैं ना ऊपर बैठे हुए होंगे, ये ऊपर बैठे हुए सिस्टम को बिगाड़ते हैं, लोगों को उलझा के रखते हैं। सिस्टम में कौन लोग हैं, ये कौन है, आज कौन कौम लोग? को आप गौर करें सर, आप गौर करें कि कौम किसी न किसी मसले में उलझी हुई है। कुछ दिन एक मसला चलता है, उसके थोड़ी देर में दूसरा मसला खड़ा करके बैठ जाते हैं, एक मसला ख़त्म होता है तीसरा मसला खड़ा करके बैठ जाते हैं। कौम को चारों तरफ से उलझा के रखा हुआ, पीछे से हमारी मादनियात बलूचिस्तान से, गिलगित बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से गायब हो रही है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मादनियात जो है वो अरशद सईद ने एयरवायर के प्रोग्राम पे बैठ के उसके बाकायदा हिसाब दिया कि किस तरीके से गायब हुई है, और इसको जो है ना कोई प्रोत्साहन हाल नहीं हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि भाई तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, दो हम इससे फ़ायदा उठाएं। उन्होंने सिंपल इन्होंने कहा था कि भाई पता नहीं कितने लाख टन तांबा इन्होंने कहा यहाँ से बलूचिस्तान से चाइना गया है और दीगर जगहों पे गया है, उसमें से 1% सोना निकलता है। इसका इतना जो है ना 1000 टन जो इसकी मालियत बनती है, और उस मालियत जो है वो 6000 अरब डॉलर बनती है। पाकिस्तान का कर्जा तो सिर्फ 200 अरब डॉलर है। अच्छा, अब आप बताएं कि जब इतने अच्छे क्रिएटिव जर्नलिस्ट को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, और इसके अलावा जो दीगर जर्नलिस्ट आप देख लें कितने हमारे हैं जो मुल्क छोड़ के बेचारे बाहर भागे हुए हैं, तो इस तरीके का माहौल जब क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह जालमाना निज़ाम जब क्रिएट किया जा रहा है मुल्क के अंदर में, तो लोगों को बदहाल रखा जा रहा है। और आप देख लें मुल्क में क्या हालत है, लोग कश्तियों से बढ़ बढ़ के लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग कश्तियों में जा रहे हैं, बेचारे डूब रहे हैं, मगर जाने से बाज नहीं आ रहे। आज भी अगर आप ऐलान करें कि इतनी कश्तियाँ जाएंगी, तो आप देखेंगे कि गरीब और जो है वो मजबूर लोग जो है वो उसमें बैठने के लिए तैयार होंगे, अपनी जानों का रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, मगर इनको शर्म नहीं आती। जितनी कश्तियों में लोग गए और अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उसकी सबकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, आपने बात की 72 लोगों की इन्फ्लुएंस के हवाले से, आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं सलीम साहब। पीटीआई एक वक्त गुजारा है, एक टेन्योर गुजारा है उसने भी 3.5 साल का, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोग के ऊपर भी इन्फ्लुएंस था, इस वजह से आप लोग हुकूमत कंप्लीट, या आप लोग के क्या मामला थे? देखिए ना, ये तो खान साहब ने अलीउल ऐलान कहा था कि जनरल बाजवा ने जो है वो रिजीम करवाया और झूठी इन्फॉर्मेशन दी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, और रिजीम चेंज करवाए। और आपके सामने किस तरीके से सिंध हाउस में बोलियाँ लगी हैं, किस तरीके से सिंध हाउस में लोगों को रखा गया था, और किस तरीके से जो है वो अमेरिकन सफ़ीर साहिबा जो है वो जाके सब लोगों से मिल रही थी। एमएनए से एक सफ़ीर का क्या काम है कि किसी एमएनए से मिले, उसको बगैर वज़ीर दाखिला की इजाज़त के उसको मिलने की इजाज़त नहीं होती किसी भी सियासी से, और वो दंदनाती हुई मिल रही हैं सबसे और जाके बातचीत कर रही हैं। और रिजीम चेंज करवाने के बाद जो है वो आप देख ले, रिटायर हुए जनरल बाजवा साहब आज जजीरे खरीद के बाहर बैठे हुए, पैसा कहाँ से आया इनके पास? और जिस साफ़ी ने इनकी करप्शन अयां की थी, जिसने बताया था कि इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी तो सिर्फ पाकिस्तान में बनाई हुई है, बाहर को तो छोड़ दो, वो उसको बेचारे को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक।
हम जो है वो हम बात कर रहे थे ट्रैफिक के निज़ाम और उसी में जो हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली बनाई जाती है उसमें बासर शख्सियात का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होते वो चीज़ मुकम्मल तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाती और बीच में जो है वो रुकावटें इतनी क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से एक सो कॉल्ड जैसे हम सिस्टम कहते हैं वो जब दाखिल होता है तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होती हैं और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं और उससे जुड़ी हुई जो वजह है वो एक जो है वो सोशल इशू जो ट्रैफिक का मामला है वो एक सामने आता है। ट्रैफिक का मामला काफ़ी जो है वो मसाइल का इस वक्त शिकार हुआ है और कराची की आवाम खुसूसी तौर पे काफ़ी परेशान और जो है वो मेंटली स्ट्रेस जो है वो उसमें नज़र आ रही है। जी जी सलीम साहब। सर आप देखें कि सबसे बड़ी जो अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे तो पाकिस्तान कल से तरक्की करेगा, मगर उसके लिए हमें मुसलमान भी बनना पड़ेगा। उनका मुसलमान बनने से काम नहीं होगा। बिल्कुल। एक बड़े अच्छे फिलोसफर ने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सुन्नतों पे आप अमल कर लो, आपकी दीन भी दुनिया भी आपके पार हो जाएगी और दीन भी पार हो जाएगा। आँख की सुन्नत अच्छी चीज़ें देखें, कान की सुन्नत अच्छी बातें सुने, हाथ की सुन्नत अच्छे काम करें, पैर की सुन्नत अच्छी जगहों पे जाए, ज़बान की सुन्नत अच्छी बातें करें। अगर ये 5 सुन्नतों भी अगर हम अमल करने के लिए तैयार हो जाएं तो दुनिया के नंबर 1 कौम भी हम होंगे और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम भी हम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सलीम साहब ने बहुत अच्छी बात की। एक नाजरीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कराची का एक हाई प्रोफाइल केस है अरमगान केस और उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।